फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। साथ ही साथ आप सभी को हैप्पी सरस्वती पूजा। माँ विद्यादायिनी आप सभी के ऊपर कृपा करें तथा आपके जो गोल हैं, आपके जो एम है उसे फुलफिल करें। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो क्लास है ये सोशियोलॉजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके पीजीटी जीआईसी के लेक्चर के हों या फिर आपका जो जीडीसी का एग्ज़ाम होता है या स्टेट लेवल का उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ झारखंड में जो झारखंड टेट आने वाला है उसमें 50 नंबर्स के अगर आप सोशियोलॉजी को रखते हैं तो इसमें भी आपको ये हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है। संस्कृति जिसे कि हमारे समाज में जो विद्यमान है, हम संस्कृति हमारे सभ्यता के ऊपर चलते हैं, तो इसके मुख्य वाहक के बारे में अगर बात की जाए तो संस्कृति का मुख्य वाहक प्रतीक को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। जब कोई क्रिया या वस्तु किसी अन्य क्रिया या वस्तु के साथ क्या करती है, उसका समायोजन करती है या प्रतिनिधित्व करती है, तो वो क्या कहलाती, प्रतीक कहलाती है। कि हम लोग का चिन्ह क्या है, जैसे बोला जाता है ना कि झारखंड राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है, क्योंकि वो एक सिंबल जिससे कि आप समझ जाते हैं कि ये झारखंड राज्य का है। तो संस्कृति भी क्या करता है, जो अपने उसका जो वाहक है, अपना जो संस्कृति का प्रतिपादन है वो प्रतीक के अनुसार करता है। अधिक अगर विशिष्ट रूप में हम देखें तो हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो स्वप्न हैं, वो क्या तो सच्चाई पर आधारित है या फिर मिथक शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रतीक जो है एक छोटी इकाई है जो कि मनुष्य के चेतन तथा अचेतन जो उसकी मनोभावना होती है, जिससे कि जो मानवीय व्यवहार होता है, व्यवहार का मतलब जो हम लोग संप्रेषण करते हैं, एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, तो प्रतीक क्या होता है, उसमें महत्वपूर्ण स्थान रहता है। और ये प्रतीकों में आप संकेतों का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें आप भावनाओं को एक दूसरे के साथ समायोजन कर सकते हैं, इसमें अभिवादन का रूप होता है। तो हम कह सकते हैं कि संस्कृति का मुख्य भाग क्या है, प्रतीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुष्ठान की अवधारणा का उपयोग किसने किया। तो इस क्वेश्चन का अनुष्ठान की अवधारणा, इस शब्द का प्रयोग इमानुएल दुर्खैम जी के द्वारा किया गया था। इमानुएल दुर्खैम जी को आधुनिक समाजशास्त्र विषय के संस्थापक माने जाते हैं। वे एक अग्रणी समाजशास्त्र के प्रवर्तक हैं, समाजशास्त्री हैं, जिन्होंने समाजशास्त्र के विषय को स्थापना करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और साथ ही साथ समाजशास्त्र को एक उन्होंने स्वतंत्र सामाजिक विज्ञान के रूप में भी प्रतिष्ठित करने के लिए दुर्खैम जी 1895 में समाजशास्त्र की जो पद्धति है उसके अनुसार एक पुस्तक लिखी, उसका नियम लिखा। और इस सिद्धांत में दुर्खैम जी अपने विचारों को वहाँ पे जब संप्रेषित करते हैं, वहाँ पे लिखते हैं जिसके अनुसार अनुष्ठान क्या होता है, सामाजिक एकजुटता उत्पन्न करती है, जो समाज को एकता उत्पन्न करने में जो सहायता करती है। हम कह सकते हैं, आप देखिएगा कि जो विवाह है, विवाह क्या है, एक अनुष्ठान है। या फिर किसी पूजा पाठ बोलिए, सत्यनारायण भगवान का कथा बोलिए, तो इसमें क्या होता है कि एक परिवार के सदस्य, एक समाज के सदस्य एक जगह पर एकत्रित होते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। तो क्या होगा कि इस प्रकार का जो अनुष्ठान होता है वो क्या करता है कि हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो समाज है, उसको क्या करते हैं, बनाए रखता है। तो ये कथन किनका था, इमानुएल दुर्खैम जी का था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दुर्खैम जी ने 4 प्रकार के आत्महत्या का वर्णन किया है। हम लोग जब सभी जानते हैं कि आत्महत्या का जो सिद्धांत है वो ली सुसाइड में उन्होंने वर्णन किया है। आप लोगों का आज का क्वेश्चन है कि आप लोग कमेंट में बताइए कि इमानुएल दुर्खैम जी ने ली सुसाइड बुक की रचना किस ईयर में की थी। तो उन्होंने 4 प्रकार के आत्महत्या का वर्णन किया है। वो 4 प्रकार के आत्महत्या क्या है, अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, उसके बाद आपका हो गया जो भाग्यवादी आत्महत्या, ये तो और एक और हो गया आपका जो प्रतीकात्मक जो आत्महत्या होता है वो। तो इसमें उन्होंने बोला है कि वह 4 आत्महत्या कौन कौन सी हैं, इसका उन्होंने वर्णन किया है। साथ ही साथ उन्होंने आत्महत्या
के बारे में बताते हुए वे बोलते हैं कि व्यक्ति जब समाज के दबाव में आकर समाज का जो दबाव है वो स्वीकार नहीं कर पाता, तो इसके लिए क्या हो जाता है, वो जीवन से बढ़कर और कुछ भी नहीं सोचता है। वो सोचता है मेरा जो जीवन है वो बेकार है, वो अपने भाग्य को कोसने लगता है, वो परार्थवादी आत्महत्या में लोगों के हित के लिए कार्य कर सोचता है कि अगर हम आत्महत्या कर लेंगे तो लोगों का हित होगा। अहमवादी में उसका सेल्फ रिस्पेक्ट की हानि पहुंचती है। तो ये क्या हो गया, दुर्खैम के 4 प्रकार के आत्महत्याएं होगी। अब है डेहराडूनोफ के अनुसार उत्तर पूंजीवाद समाज की विशेषता क्या है। तो डेहराडूनोफ ने उत्तर पूंजीवाद समाज की विशेषता उन्होंने बताते हुए उनकी जो विशेषताएं हैं उसका अगर हम लोग वर्णन करें तो उन्होंने 4 प्रकार की विशेषताओं का वर्णन किया है। वे विशेषताएं हैं पूंजी का अपघटन, श्रम का विभेदीकरण, हीरे समान वर्ग की संरचना और संघर्ष का विनिमय एवं संस्थानकरण। जर्मनी में पैदा हुए समाजशास्त्री रॉरन जो डेहराडूनोफ हैं वह आजकल ब्रिटेन में लंदन ऑफ स्कूल के इकोनॉमिक संस्थान के निदेशक रहे हैं। और डेहराडूनोफ का जो मुख्य योगदान है वो वर्ग सिद्धांत जो कि वर्ग संघर्ष है, इसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। डेहराडूनोफ ने संघर्ष के संरचनात्मक कारणों को ढूंढने का बहुत ही ज़्यादा कोशिश किया है। उनके अनुसार मात्र आर्थिक संबंध ही संघर्ष का कारण नहीं है, अपितु सत्ता शक्ति का जो संबंध है वो भी संघर्ष को जन्म देता है। डेहराडूनोफ कहते हैं कि जो शक्ति होती है वो क्या करती है, समाज को स्थापित करने में, उसका व्यक्तित्व को स्थापित करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेवी स्ट्रॉस का अंतःक्रियावाद संरचनावाद आधारित है। तो लेवी स्ट्रॉस की जो सिद्धांत है वो अंतःक्रियावाद संरचनावाद की है। तो ये किस पर आधारित है, ये यांत्रिकी एवं सांख्यिकी पर आधारित है। हम उसको कैसे कह सकते हैं उसको देख लेते हैं कि जो लेवी स्ट्रॉस थे उन्होंने जब अंतःक्रियावाद सिद्धांत की जब वर्णन किया तो वे बताते हैं कि जो ये क्या है, एक बहुत ही जटिल संरचनावादी है और उन्होंने मानव शास्त्री में पूरी तरह से गंभीरता लेते हुए अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और वे संस्कृतिवाद को अपनी चरम सीमा में पहुंचाने में वे मदद करते हैं। और लेवी स्ट्रॉस यांत्रिक या सांख्यिकी को अंतःक्रिया संरचनावाद का एक आधार मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए सूट्स का प्रघटना शास्त्र बल देता है। तो ए सूट्स का जो प्रघटना शास्त्र है वो किस पे बल देता है, तो अंतर्वैश्विकता पर बल देता है। ए सूट्स यूरोप के फांसीवादी के फैलने के बाद 1939 में जब अमेरिका चले गए तो वहाँ वे कुछ समय के लिए वे अंशकालीन रूप से अध्यापन का कार्य करने लगे। बाद में फिर वह 1952 में पूर्ण रूप से पूर्णकालिक टीचर बन गए और अध्यापन के कार्य में जुट गए। और सूट्स ने चेतना से हटकर अंतर विषय पढ़त जिसको कि बोला जाता है इंटर सब्जेक्टिव लाइफ वर्ल्ड की ओर वे बढ़े और वे बताते हैं कि हम तथा वे जो संबंध है वो अध्ययन विवेचन का आधार होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स वेबर ने विस्तृत रूप से अपने सिद्धांत का अध्ययन किया। तो मैक्स वेबर का जो सिद्धांत है वो किसका अध्ययन करता है, तो वो धार्मिक पक्ष का अध्ययन करता है, आर्थिक पक्ष का अध्ययन करता है, साथ ही साथ वो राजनीतिक पक्ष का भी अध्ययन करता है। तीनों प्रकार के पक्षों का वे अध्ययन करते हैं। मैक्स वेबर समाजशास्त्रीय साहित्य में उनका बहुत ही ऊंचा स्थान है। उन्हें आधुनिक समाजशास्त्र में उन्होंने बहुत कुछ योगदान दिया है अपना। और वे किंग्सले डेविस तो जो मैक्स वेबर के समकालीन थे वो मैक्स वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र का जनक भी माना जाता है। और ये कथन किसने कहा है, तो किंग्स डेविस ने कहा है। मैक्स वेबर पहली बार समाजशास्त्र को मनोविज्ञान के साथ उन्होंने जोड़ा था। वेबर ने तत्कालीन जर्मनी के जो नवकांतवादी संप्रदाय है जैसे कि विल्हेम हो गया, विटलेबैंड हो गया, हेनरिक रिकर्ड हो गया, तो इसके साथ उन्होंने जोड़ा था और बताया था कि समाजशास्त्र क्या है, एक अंतर्निरीक्षणवाद विज्ञान को बनाने में वे बल देते हैं। मैक्स वेबर की कृतियों की अगर बात की जाए तो भारतीय समाजशास्त्र का उल्लेख कई स्थानों पर वे मिलता है। जहाँ तक भारत में समाज और धर्म का प्रश्न आता है तो मैक्स वेबर की जो तीसरी बुक थी उसमें उन्होंने जाति व्यवस्था के वर्णन किया है और वे कबीले में आदम जाति के बारे में उन्होंने बताया है, वर्णों के बारे में बताया है
धार्मिक पक्षों के बारे में बताया। तो हम कह सकते हैं कि मैक्स वेबर विस्तृत रूप से वह अध्ययन जो था उनका धार्मिक पक्ष, आर्थिक पक्ष और राजनीतिक पक्ष तीनों पक्ष में वे करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक दूरी का पैमाना ये किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो सामाजिक दूरी का जो पैमाना है ये बोगार्ट्स के द्वारा दिया गया है। उन्होंने सामाजिक दूरी के पैमाना के बारे में बात करते हुए बताया है कि व्यक्तियों तथा समूहों के बीच जो अलग होने की जो भावना होती है, और ये जो भावना है ये क्या होती है, समाज को एक सीमित संबंध में या सीमित जो सामाजिक अंतरक्रिया है वो पैदा करती है, उसमें बांट देती है, एक सामाजिक दूरी पैदा कर देती है। तो सामाजिक दूरी का जो ये भावना है वो क्या हो जाता है, जो दूसरों को अलग, उसका अलग सिद्धांत है, उसके अलग रूप है, मेरा अलग रूप है। तो इस प्रकार की जो भावना है वो बोगार्ट्स ने इसमें वर्णन करते बताया कि इसमें बहुत हद तक मनुष्य की जो मनोवृत्ति होती है वो पूर्वाग्रह पर आधारित होती है। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक दूरी का पैमाना बोगार्ट्स के द्वारा दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत किसने दिया। तो भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत दिया गया है आपका नॉडेल के द्वारा। समाजशास्त्रियों का नाम आपको याद रखना होगा। भूमिका की आंतरिक संरचना जो है वो नॉडेल के अनुसार भूमिका के संपादन के आधार पर जो संबंध निर्मित होता है समाज में और जो व्यवस्था बनती है वो क्या होती है, एक क्रमबद्ध रूप में जब बनती है तो उसे भूमिका की आंतरिक संरचना बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्षेत्रीयकरण की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है। तो विक्षेत्रीयकरण की अवधारणा के बारे में अगर बात की जाए तो ये किनके द्वारा दी गई है, डी डॉर्वे के द्वारा दी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र के उत्पत्ति का बौद्धिक स्रोत किसे माना गया है। तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति का जो बौद्धिक स्रोत है उन्हें फ्रांसीसी क्रांति और इतिहास का दर्शन को माना गया है। हम कैसे कह सकते हैं कि जब समाजशास्त्र का आविर्भाव हुआ तो ये मूल रूप से अगर बात की जाए तो 18वीं सदी में यूरोप के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि पर उस समय उस समाजशास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। प्राथमिक रूप से औद्योगिक क्रांति आए, फ्रांस की क्रांति आए, तो इसमें भी समाजशास्त्र का बहुत ही ज़्यादा मुद्दा था। तो क्या हुआ कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो अगस्त कॉम्ट ने जब 1838 में फ्रांसीसी क्रांति को देखा, 1830 फ्रांसीसी क्रांति नहीं हुई थी, लेकिन जब 1838 की बात की जाए तो जो अगस्त कॉम्ट है वे देखते हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई है, औद्योगिक क्रांति हुई है, तो इसका क्या आधार है, इसका समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। तो इसके लिए उन्होंने एक अलग विषय की स्थापना की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है। तो महुआ में जो संरचना, संयुक्त परिवार की जो संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक की बात की गई है तो IP देसाई के द्वारा ये अध्ययन किया गया है और वे समाजशास्त्र के प्रथम पीढ़ी के विद्वानों में वे गिने जाते हैं। और वे बताते हैं कि मनुष्य की जो बोलचाल, उसकी वेशभूषा, उसका रहन सहन अत्यंत सरल, सौम्य एवं एक ठेठ, जो बोलेगा कि हम ठेठ एकदम जो हमारी संस्कृति है उसको मानने वाले होते हैं। तो इसके अध्ययन अध्यापन में वे जोड़ते हैं और बताते हैं कि इस प्रकार का जो समाज होता है वो संयुक्त रूप में रहता है, वो अपने समाज से बाहर कोई भी कार्य को नहीं संपन्न करता है। तो आई होप आपको आज की क्लास हेल्पफुल रहेगी और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।